जियोग्राफी एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन ईच चैप्टर इन 5 मिनट्स। अब जैसे कि ये सारी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके साथ क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है फुल मून क्या होता है। फुल मून मीन्स पूर्णिमा, जिस दिन चांद पूरा दिखता है, ठीक है, पूरा मून होता है। न्यू मून क्या होता है, अमावस्या, जिस दिन बिल्कुल भी चंद्रमा हमको नहीं दिखता है। तीसरा पॉइंट है कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन क्या होता है, पैटर्न फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स। इसमें दो पैटर्न एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्या है, उर्सा मेजर या बिग बियर। तीसरा क्या है, सप्त ऋषि। अब कंस्टेलेशन काफ़ी लोगों को पता होगा, जैसे स्टार्स होते हैं तो स्टार्स ऐसे 3 4 5 एक सीक्वेंस के स्टार ज़्यादा दिखते हैं हमें। तो वो स्टार्स जब हम अर्थ से देखते हैं तो कोई ना कोई एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे सप्त ऋषि का पैटर्न है, तो अगर ऐसे ऐसे 7 स्टार्स को हम ऐसे रख देंगे तो वो 7 स्टार से एक पैटर्न बना देंगे, दैट्स कॉल्ड कंस्टेलेशन। तो दो पैटर्न जो बहुत ईजिली ऑब्जर्वेबल होता है वो उर्सा मेजर या फिर बिग बियर और दूसरा सप्त ऋषि। तीसरा है पोल स्टार। पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, आपको पता होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कभी कभी ध्रुव तारा बोलते हैं। ये स्टार जो होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता रहता है। पहले नाइट्स में लोग डायरेक्शन पता करने के लिए इसका यूज़ भी करते थे। पोल स्टार के ज़रिए वो देखते थे कि अगर इधर नॉर्थ है तो इसके अपोजिट साउथ होगा, इस अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन में पता करते थे। फिफ्थ पॉइंट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए इसके साथ में दो लिखा है, नो हीट नो लाइट। दैट मीन्स हीट नहीं होगी और लाइट नहीं होगी। बहुत ही लाइटली आप एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन करें, बिल्कुल परेशान ना हो, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। आपको लगता हो कि ये और डिटेल में होगा तो बी पेटेंट, नेक्स्ट चैप्टर में ये और डिटेल में होगा। अब जैसे कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। पहला सन तो स्टार है, सन के अराउंड ही 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट है मरकरी, सेकंड है वेनस, थर्ड है अर्थ, फिर मार्स, फिर ये एस्टेरॉयड बेल्ट्स होती हैं, फिर ये जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। ये लाइन ऑलरेडी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एज अ ट्रिक, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई फर्स्ट लेटर आप हर एक वर्ड का देखेंगे, माई से एम मरकरी, वी विनस, एफिशिएंट में ई अर्थ, फिर मदर में एम मार्स, फिर जस्ट जुपिटर, एस सर सैटर्न, फिर यू यूरेनस एंड नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। फिर क्या है, अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप जियोइड है। जियोइड क्या होता है, फ्लैटेड एट द पोल। अर्थ कम ऐसे गोल है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है। जैसे कि आप सेब देखते हैं तो सेब एक कंप्लीट राउंड नहीं होता, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे दबा होता है, फ्लैटेड, तो वो होता है जियोइड शेप। एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड्स होते हैं टाइनी बॉडीज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। देखिए ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसमें टाइनी बॉडीज होते हैं, ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये मार्स और क्वेश्चन आता है कि किसे किसके बीच में होते हैं, तो मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स। उसके बाद क्या है, रिवॉल्विंग शेप क्या है सारे प्लैनेट्स का, तो वो भी सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, इलोंगेटेड पाथ्स है, इलिप्टिकल या इलोंगेटेड पाथ, ठीक है। मेन होता है, मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, इलोंगेटेड पाथ, ठीक है। फिर आता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स भी स्मॉलर, ये एस्टेरॉयड से भी छोटे होते हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं और एस्टेरॉयड से काफ़ी छोटे होते हैं। ये एस्टेरॉयड से एक स्ट्रॉन्ग रॉक से बनी होती है, मेटेरॉइड्स उससे काफ़ी स्मॉल होते हैं, ये होते हैं मेटेरॉइड्स, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में हैं। इसके बाद इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, जिनको हम देख लेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, अगर सोलर सिस्टम पूछा जाए तो सन, प्लैनेट, वी ऑल नो, उसके साथ साथ सैटेलाइट्स भी नहीं भूलना चाहिए, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। कौन कौन से पढ़े हमने अभी, एस्टेरॉयड एंड मेटेओराइड्स, ओके। तो सोलर सिस्टम में टोटल सन है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ में एस्टेरॉयड्स एंड मेटेओराइड्स भी हैं, ठीक है, ये सोलर सिस्टम है। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था, जो पीछे के उस लेक्चर्स में कम कवर हुआ, उसमें था कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून। ये क्वेश्चन था। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। मून अर्थ के अराउंड 27 डेज में रिवॉल्व करता है।
उसके बाद ऑल्सो इट कम्प्लीट्स वन स्पिन इन 27 डेज। जैसे एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है, जैसे ये रिवॉल्व हुआ, ये भी 27 डेज लिया, और जो अपने एक्सिस पर ऐसे रिवॉल्व करता, रोटेट करता, वो भी 27 डेज लेता है। इस वजह से हम मून का हमेशा एक ही साइड देख पाते हैं, कंप्लीट मून नहीं देख पाते। तीसरा पॉइंट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन है, दैट इज वेनस। ओके, दैट इज वेनस। This is the summary of chapter first with question answer, important question answers, and then in next video we will complete the chapter second, that is globe, in 5 to 6 minute. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट का ये सेकंड वीडियो है। चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का ग्लोब। शुरू करते हैं रिवीजन। लाइन पैरेलल टू इक्वेटर इज लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है, जो 0 डिग्री एकदम अर्थ के बीचों बीच से क्रॉस करता है, इमेजिनरी लाइन होती है ये 0 डिग्री अर्थ के जस्ट बीचों बीच से। इसके जो पैरेलल जितनी भी लाइंस ड्रॉ होती हैं अर्थ पे, लाइंस क्या होती हैं, सर्कल्स होती हैं। जितने भी सर्कल्स अर्थ पे ड्रॉ होते हैं क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल। और इक्वेटर के परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होते हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल पे होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, और जो एकदम साउथ पे आता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है। ठीक है, एकदम पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ लैटिट्यूड जिनसे रीजन्स डिवाइडेड होते हैं, जोन्स। वो फेमस लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, पहले बात तो 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद इसके पैरेलल 23.5 डिग्री लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री साउथ एंटार्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो सर्कल्स हैं यहाँ से जोन डिवाइडेड होते हैं, अर्थ के जोन कितने होते हैं। ठीक है, आइए उन जोन्स को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। सन ओवरहेड एट द नून, कौन सा जोन नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो जोन होता है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये पूरा क्या होता है, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कितना होता है, 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इतने पोर्शन पे सन जो है मैक्सिमम हीट देता है। क्यों, क्योंकि सन की लाइट एक ना एक बार इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, एक ना एक बार सब पे सन डायरेक्टली पड़ता है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है, मैक्सिमम हीट होती है इस एरिया में। डायरेक्ट रेज ऑफ सन एट ऑल द लैटिट्यूड्स एट्स 1, मिड डे सन होता है। इसके बाद आता है सन नॉट ओवरहेड। सन डायरेक्टली कभी भी इन लैटिट्यूड्स पर डायरेक्टली इनकी रेज नहीं पड़ती हैं। ये कौन से जोन होते हैं, इधर अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक के बीच के जोन, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक। ठीक है, इनका लैटिट्यूड का मेजरमेंट क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, इधर 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। ये पोर्शन और ये पोर्शन का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती, पार्शियली पड़ती हैं। ठीक है, तो ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है, तो मॉडरेट होता है। ठीक है, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वो टेम्परेट जोन में ही लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है ना। आगे देखते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो लैटिट्यूड है ये कौन सा है, आर्कटिक। आर्कटिक से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक से साउथ पोल के बीच के जो एरिया होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सन की रेज जा ही नहीं पाती हैं, मतलब बहुत कम जाती है, ना के बराबर, रीच ही नहीं कर पाती। तो ये फ्रिजिड जोन हो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा जोन हो गया, फ्रिजिड जोन। 3 जोन हो गए, सबसे पहले टॉरिड जोन, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन। ठीक है, किससे डिवाइडेड होते हैं, लैटिट्यूड से डिवाइडेड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मेंशन्ड हैं। टोंगा आइलैंड्स पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशियन में पाया जाता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड आपको बताया था जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर होता है, तो इक्वेटर के जस्ट परपेंडिकुलर और अर्थ के बीचों बीच से परपेंडिकुलरली अर्थ के जो मिड पॉइंट से गुजरता है वो प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू इक्वेटर होता है और अर्थ के बीचों बीच से होता है। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो होता है ये सेम ही लाइन होती है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे लैटिट्यूड से हमने देखा कि जोन्स डिवाइडेड है, वैसे लॉन्गिट्यूड से टाइम मेजर होता है। टाइम 360 डिग्री टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो गए। टोटल हमारे पास 24 आवर, अर्थ के 24 आवर्स होते हैं।
24 आवर्स में 360 डिग्री का होता है, तो 1 आवर्स में 15 डिग्री। इसका मतलब कि जो 1 डिग्री होता है वो 1/15 आवर में चेंज होता है, मतलब पर 4 मिनट पे 1 डिग्री चेंज हो जाता है। इसको अगर आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 4 मिनट आएगा, मतलब पर डिग्री 4 मिनट। अगर हम लॉन्गिट्यूड से एक डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर हम इधर बढ़ गए तो मतलब 4 मिनट हम आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। या एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है कहाँ से गुजरता है, लेकिन सबको पता है कि ये यूपी मिर्ज़ापुर से ये लाइन गुजरती है, इमेजिनरी लाइन होती है। रशिया जो होता है, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। रशिया का एरिया बहुत बड़ा है। रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में रहता है, एक रशिया एशिया में और यूरोप में, यूरेशिया पूरे कॉन्टिनेंट में है रशिया। तो रशिया एक लार्ज एरिया में है, तो वहाँ पे 11 टाइम जोन होता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इधर कवर नहीं हुए होंगे, वो हैं, इन सब का बहुत डिटेल है, वो आगे के चैप्टर्स में है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि तो बहुत थोड़ा सा था, क्योंकि 6 क्लास के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बहुत कम टर्म्स हैं, लेकिन आगे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक। ट्रू शेप क्या होता है अर्थ का? जियोइड। अर्थ गोल होती है लेकिन ऊपर से थोड़ी सी चपटी होती है, ठीक है, पोल्स पे, तो वो जियोइड शेप हो जाता है। जियोइड मतलब अर्थ का ही शेप है वो, जियो मतलब अर्थ होती है। ग्लोब अर्थ्स मॉडल। ग्लोब क्या होता है? वो एक अर्थ का मॉडल है कि अर्थ कैसे दिखती है, उसको एक छोटे से रूप में दिखाने के लिए उसका मॉडल ग्लोब होता है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री ईस्ट तक, 180 डिग्री वेस्ट तक 360 डिग्री था, जिसमें से इक्वेटर ऐड कर तो 361 होता, लेकिन ये दोनों लाइन थी, ये सेम लाइन थी, तो फिर 360 हो गया। तो कितने हो गए लॉन्गिट्यूड्स? 360। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 180। हमने अभी देखा था कि ये 90 डिग्री नॉर्थ तक था, 90 डिग्री साउथ तक था, तो इधर 90 इधर 90, 180। और ये 0 डिग्री अलग से है, इक्वेटर यहाँ पे दोनों सेम नहीं, अलग अलग है, तो इधर 90 अलग ऐड हुआ, इधर 90 अलग, 180 हो गया, और 0 डिग्री इक्वेटर है, तो कितना हो गया? 181। ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। क्लास इसका ये चैप्टर 2 का रिविजन हो गया। इसके बाद हम चैप्टर 3 का रिविजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 6 का 3rd चैप्टर, मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का मोशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन वो होता है जो अर्थ अपनी एक्सिस पे करती है, और रिवॉल्यूशन वो होता है जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक ऑर्बिट में। रोटेशन अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और 360 एंड 1/4 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। उसके बाद पॉइंट क्या है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट। अर्थ जो रोटेट करती है उसकी वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं। जिधर सन की रेज पड़ती हैं अर्थ के जिस पार्ट पे, वहाँ डे होता है, जिस पार्ट पे रेज नहीं पड़ती उधर नाइट होता है। और जो अर्थ रिवॉल्व करती है उसके अकॉर्डिंग, उसकी वजह से होता है सीजन्स। अर्थ पे उसकी वजह से सीजन्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन, एंड रोटेशन की वजह से होता है डे एंड नाइट्स। 4th है ऑर्बिटल प्लेन। प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, ओके। अर्थ जिस एक्सिस पर रिवॉल्व करती, जिस एक्सिस पर टिल्ड है और उस पर जो रोटेट करती रहती है, उस एक्सिस का ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल होता है वो 66.5 डिग्री होता है। और जो जिस प्लेन से उस एंगल को मेज़र किया जाता है, अर्थ जिस तरह टिल्ड होती है उसको, वो होता है ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये जो एक्सिस है, इसी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? नॉर्मली अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है वो 365 1/4 डेज होता है, कंप्लीट होता है एक रिवॉल्यूशन। लेकिन हम लोग नॉर्मल डेज ईयर्स में लेते हैं 365, ये 1/4 को हम एक्सक्लूड करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए नॉर्मल डेज में हम 365 ले लेते हैं। 1/4 अगर हम 4 साल नहीं इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये कंप्लीट 1 डे होल बन जाएगा, जिसको हम आगे लीप ईयर में 4 साल बाद ऐड कर देते हैं। इसलिए हमारा जो लीप ईयर होता है वो फेब में जाके ऐड हो जाता है, 366 डेज टोटल हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड लीप ईयर। अब यहाँ पे देखिए रिवॉल्यूशन से कैसे सीजन्स होते हैं। सन यहाँ है, सबसे पहले इधर देखिए, ये विंटर सॉलिस्टिस है। जैसे कि जब अर्थ होती है, अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो इधर ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब इधर सन की रेज अगर आप इधर देखें तो सन की रेज किधर पड़ रही है? सन की रेज देखिए डायरेक्टली किधर पड़ रही है? साउदर्न हेमिस्फेयर पे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्या होगा? ठंड होगी। तो विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस, ओके। और ये कब होता है हमारे यहाँ? ये 22 दिसंबर हमारे यहाँ ठंड का महीना होता है, तो उसमें 22 दिसंबर जो है उसको विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। इस दिन हमारे यहाँ डेज जो है सबसे छोटे होते हैं, नाइट सबसे बड़ी होती है।
उसके बाद आता है इक्विनॉक्स जस्ट आफ्टर 3 मंथ, ये 21 मार्च को होता है। इधर देखिए, इधर जो सन की रेज जाएंगी वो ना तो कम्प्लीटली नॉर्दर्न, पूरे नॉर्दर्न पे रहेंगे, ना तो पूरे साउदर्न पे, इक्वल इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च। यहाँ ये ऐसा डेज होता है जहाँ पे डे एंड नाइट दोनों इक्वल होते हैं। ये स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत का मौसम, ठीक है। इसके बाद जस्ट 3 महीने बाद 21 जून आता है, उसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में क्या होता है कि सन की रेज देखिए डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है, ठीक है। अब साउदर्न पे नहीं पड़ रही है तो नॉर्दर्न में क्या होगा, हीट होगा, तो नॉर्दर्न में क्या होगा, समर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जून में समर होता है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया, तो इस जून में समर होता है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ समर सॉलिस्टिस है तो उधर क्या हो जाएगा, विंटर सॉलिस्टिस हो जाएगा। उसके बाद 3 महीने बाद सितंबर मंथ आता है। सितंबर मंथ में फिर इक्विनॉक्स होता है, फिर हमारी जो सन की रेज हैं वो साउदर्न और नॉर्दर्न दोनों प्लेन पे इक्वल इक्वल पड़ने लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 27 सितंबर का मंथ होता है, ये ऑटोमन होता है। ये भी महीना अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना बहुत विंटर होता है और ना बहुत समर होता है। तो यहाँ भी डेज और नाइट्स क्या होते हैं, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डेज एंड नाइट्स, ठीक है, इक्वल होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में थे वो हमारे उधर सिलेबस से कवर हो चुके हैं। जैसे ये हमने जो पढ़ा अभी, ये इससे कवर हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे थियरी में कवर नहीं हुए हैं। जैसे कि व्हाई डू द पोल, ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के जो हमारे पीछे थियरी में कवर नहीं हुए हैं। जैसे व्हाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट, क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है ड्यू टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जैसे कि अभी आपने इधर देखा, यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये अर्थ की एक्सिस दिखा रहा है, देखिए टिल्ड है। तो क्या होता है कि जब ये टिल्ड है तो ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउदर्न पोल है। इधर देखिए यहाँ पे अभी भी सन नहीं पड़ा है। अगर इस पोल पे, नॉर्दर्न पोल पे देखिए तो 22 दिसंबर सन यहाँ पे नहीं आ पाया। ये 21 मार्च अभी भी सन नहीं आ पाया, 3 मंथ बीत गया। उसके बाद जब इधर आता है, इधर 3 मंथ, इधर 3 मंथ, 6 मंथ बीतने के बाद तब कहीं जाकर इस पर सन की रेज पड़ती हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पे 6 मंथ का डेज होता है और 6 मंथ की नाइट्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक क्वेश्चन और है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच हेमिस्फेयर, इन साउदर्न हेमिस्फेयर। जैसे हमारे यहाँ जो क्रिसमस आता है वो 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर में हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर होता है। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो हमारे यहाँ अगर विंटर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो समर कहाँ होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो क्रिसमस कहाँ सेलिब्रेट होगा, समर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। चैप्टर 4 है मैप, ओके। मैप के हम ये इम्पॉर्टेंट उसके कवर करेंगे समरी पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। मैप्स में सबसे पहले होता है, मेनली 3 टाइप ऑफ मैप्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैप, फिर होता है पॉलिटिकल मैप, फिर होता है थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होते हैं, जिसमें नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ मेंशनड होते हैं। जैसे आपने अभी रिवर्स का मैप लीजिए तो उसमें रिवर्स ही रिवर्स आपको मेंशन दिखेंगे, ओशियन ओशियन ही मेंशन दिखेंगे, ठीक है। तो वो फिजिकल मैप होता है, प्लांट, रिवर, ओशियन, ठीक। पॉलिटिकल मैप जो मेनली हम लोग लेते हैं, जिसमें स्टेट्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होती हैं, उनकी बाउंड्रीज वगैरह होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है। पॉलिटिकल जो डिवाइड होता है ना, स्टेट, टाउन, सिटीज़, तो पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप ऐसे पर्टिकुलरली मैप भी आते हैं कि जिसमें सिर्फ रोड्स ही होंगे, रेनफॉल ही होगी, फॉरेस्ट का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि फॉरेस्ट कहाँ है, वो थीमेटिक है। अगर फॉरेस्ट वाले लेंगे तो आप फॉरेस्ट दिखेगा। अगर आपने इंडस्ट्रीज़ लिया, इंडस्ट्रियल मैप अगर आपने इंडिया के लिए, तो उसमें इंडस्ट्री का ही लोकेशन होगा, कहाँ कौन सी इंडस्ट्री है। दिस इज थीमेटिक मैप, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो मैप है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मैप में, मैप कैसे डिज़ाइन होता है, डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस होता है। टू मेंशन द डिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इट कैन रिड्यूस टू स्मॉल स्केल रेशियो लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है, अगर हम एक कंट्री का मैप मेज़र कर रहे हैं तो यूपी से एमपी के बीच में कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। जैसे ऊपर सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है, नीचे कन्याकुमारी है, इतने डिस्टेंस में आ जाता है। तो लेकिन किलोमीटर्स में कई हज़ार किलोमीटर होता है, तो पर सेंटीमीटर हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर कर सकते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर कर देंगे, इतना ज़्यादा मार्जिन ले लेंगे तो वो स्मॉल स्केल हो जाएगा। और अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर करते हैं तो वो लार्ज स्केल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सिटी दिखानी है, जैसे हमें अपना यूपी, एक स्टेट यूपी ले लें, यूपी का एक सिटी ले लें, लखनऊ ले लें, तो उसमें सिर्फ सिटी का दिखाना है तो सिटी में एक सिटी में लगभग 100-200 के बीच में बहुत सारी प्लेसेस आ जाएंगे, तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पे भी वो मैप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम कंट्री लेंगे या फिर वर्ल्ड का मैप लेंगे तो उसमें हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड्स किलोमीटर्स में डिस्टेंस होंगी। तो स्मॉल स्केल ले सकते हैं, लार्ज स्केल ले सकते हैं। बड़ा मैप दिखाना है, बहुत बड़ा एरिया दिखाना है तो स्मॉल स्केल लेनी पड़ेगी, और अगर छोटे एरिया दिखाने हैं तो लार्ज स्केल लेनी पड़ेगी। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्शंस होते चाहिए मैप में, तो सबसे पहले 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो 4 डायरेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स मैप में। ठीक है, इसके अलावा जो कोनम डायरेक्शंस होती हैं, जैसे ये क्या होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ये क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। इधर से नोट करते हैं हमेशा, साउथ, ये जो एक्सिस है इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखना है तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इधर लिखना है तो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, ये जो डायरेक्शंस होती हैं चारों जो कोने कोने में होती हैं, ये क्या होती हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ओके, इसके बाद सिंबल्स आता है। सिंबल्स में रेलवे, ये सिंबल जो बना होता है मैप में, वो रेलवे डिनोट करता है। रोड के 2 सिंबल होते हैं, एक मेटालिक, एक नॉन मेटालिक। ठीक है, बाउंड्रीज होती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, डार्क लाइन, डार्क सर्कल्स, डार्क लाइन, डार्क सर्कल्स। स्टेट में लाइन सर्कल्स, लेकिन लाइट लाइन सर्कल्स एंड लाइट लाइन सर्कल्स। डिस्ट्रिक्ट में होती हैं ओनली गैप में लाइन्स। ओके, ब्रेक लाइन्स। रिवर्स का होता है, अगर ऐसे डिनोटेड है दैट इज़ रिवर, ऐसे गोला करके फिल किया गया दैट इज़ वेल, ऐसे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड पार्ट है तो टैंक होता है। उसके बाद कैनाल होता है, ऐसा डबल लाइन, उसके ऊपर एक ऐसे करके कैनाल होता है। ब्रिज होता है ऐसे अपोजिट ब्रेकर जैसा, वो ब्रिज का साइन होता है। ठीक है, ये कंप्लीट मैप में हो गया, मैप में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैप में क्वेश्चन आंसर जो इसमें कवर नहीं हुए होंगे। ठीक है, जैसे कंपोनेंट ऑफ मैप्स हम पढ़ चुके, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ लिया मैंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक चीज़ और है, ब्लू कलर से हम क्या डिनोट करते हैं मैप में, वाटर बॉडीज। कंपास क्या होता है, फॉर डायरेक्शन, जो कंपास निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, इधर वो नॉर्थ में होती है, इधर ये साउथ में होते हैं। कंपास निडल आप पे करेंगे तो वो इधर डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ की, तो हम समझ जाएंगे कि अब वो जो उल्टा डायरेक्शन है वो किसकी है, साउथ की है। ठीक है, तो उसके इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चारों में से कोई एक डायरेक्शन मुझे कंफर्म पता चल जाए तो हम और चारों निकाल सकते हैं। तो कंपास निडल क्या होती है, फॉर डायरेक्शन। ये हो गया चैप्टर 4 का रिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर दो। चैप्टर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर क्या क्या है वो हम देखेंगे। वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्थ की सरफेस पे सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है जिसपे हम लोग रहते हैं, वी लिव। हम लोग मीन्स जिसपे सारे एनिमल्स रहते हैं, जिसपे लिविंग बींग्स रहते हैं। अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है, अर्थ के सरफेस के अराउंड ही होता है। वो क्या होता है, गैसियस लेयर विच सराउंड्स द अर्थ, ये अर्थ को सराउंड करता है। ठीक है, और उसके बाद हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, कंप्राइजेज वाटर इन ऑल फॉर्म्स। अर्थ सरफेस पे पानी भी पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ पानी है, ओशियंस है, सीज हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब किस में आएंगी, हाइड्रोस्फीयर में। अर्थ पे 3 चीज़ें हैं, एक हवा है वो एटमॉस्फेयर होता है, पानी है वो हाइड्रोस्फीयर होता है, जिसपे हम लोग रहते हैं, लैंड है वो लिथोस्फीयर होता है। अब सबसे पर लिथोस्फीयर जो हमारा लैंड है, और जो एयर है जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, एटमॉस्फेयर है, और जो वाटर है हाइड्रोस्फीयर है, इन तीनों का जो इंट्रैक्शन होता है वहीं पे लिविंग बींग्स रहते हैं। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, हम एक लिथोस्फीयर के पोर्शन पे रहते हैं जहाँ पे लैंड है, एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, और वाटर है। इन तीनों के इंट्रैक्शन में हम लोग रहते हैं, तो द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल 3 इज कॉल्ड बायोस्फीयर। लैंड पोर्शन में सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा लैंड पोर्शन किसे डिनोट होता है, कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं हमारे, लाइन से हम उन कॉन्टिनेंट्स को सारे देखेंगे। सबसे पहला कॉन्टिनेंट जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ अर्थ इज एशिया। ओके, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसी कॉन्टिनेंट में हमारी कंट्री इंडिया है।
लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। जो पूरा स्फेयर है अर्थ, उसका जो ट्रॉपिक ऑफ एक ऊपर लाइन प्राइम मेरिडियन है जिसके इस साइड में क्या होता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर साइड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और बीच का जो इक्वेटर होता है उस इक्वेटर के ऊपर क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। तो एशिया जो है वो किस में लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, प्राइम मेरिडियन के इस तरफ, ठीक है। यूरोप, दूसरा कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप कहाँ है वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया जो है उसके वेस्ट साइड में, अगर इधर एशिया है बड़ा सा एशिया है, एशिया के वेस्ट साइड इधर यूरोप है, ठीक है। ये क्या है इसमें से आर्कटिक सर्कल पास करता है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये यूरोप से पास करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप से कौन सा सर्कल पास करता है, तो आर्कटिक सर्कल पास करता है, ठीक है। बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो 3 साइड्स वाटर बॉडी से बाउंडेड है, इसके 3 साइड्स क्या है वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, ओशियंस है। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन था एनसीईआरटी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन, एशिया और यूरोप जो सेपरेटेड है वो यूराल माउंटेन से, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अफ्रीका, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट है, अफ्रीका उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसका लार्जर पोर्शन जो कहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसका कुछ पोर्शन साउदर्न में भी है, लेकिन मैक्सिमम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसमें है ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 सर्कल्स पास करती है, 3 लैटिट्यूड्स पास करते हैं। पहला लैटिट्यूड क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, दूसरा क्या है इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, तीसरा क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 3 लैटिट्यूड्स इससे पास करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, नेम द कॉन्टिनेंट विच हैव 3 लैटिट्यूड विच फ्रॉम विच 3 लैटिट्यूड पासेस, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है। इसका मतलब अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, तभी तो सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद क्या है सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट क्या है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट जो कि किस में है अफ्रीका में है। नाइल रिवर है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट मीन्स ऐसे लंबाई में लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट दूसरी होती है, लार्जेस्ट मतलब बड़ी ऐसे, लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट मतलब इधर भी है रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब कैसे लंबाई में सबसे बड़ी, वो नील रिवर है, वो कहाँ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। फोर्थ क्या है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है ये एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब इक्वेटर के ऊपर, कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका है नीचे इसके साउथ अमेरिका है, बीच में एक एक स्ट्रिप ऑफ ऐसे पट्टी वाली लैंड से ऐसे ही सेपरेटेड है, उस जो लैंड की पतली से ऐसे पट्टी ये स्ट्रिप है उसको क्या बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सा कॉन्टिनेंट, इसके बाद आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है ये इन साउदर्न हेमिस्फेयर मोस्टली, ये कम्प्लीटली नहीं है, जो नॉर्थ अमेरिका था वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम्प्लीटली था, लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में है, कुछ पार्ट इसके नॉर्दर्न में भी हैं, ठीक है। इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंडीज जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये किस में है साउथ अमेरिका में है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंडीज माउंटेन कहाँ पे है साउथ अमेरिका में, और क्या है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन है। दूसरा है अमेजन रिवर, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है, अभी आपने लॉन्गेस्ट पढ़ा था नाइल, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब ऐसे बड़ी सी रिवर है, ठीक है, मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, ऐसे बड़ी सी रिवर है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। कहाँ है साउथ अमेरिका में। सिक्स्थ है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है साउदर्न हेमिस्फेयर में कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। क्वेश्चन आता है कि ये किस हेमिस्फेयर में लाई करता है, अगर कोई कम्प्लीटली लाई कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया ये साउदर्न में कम्प्लीटली लाई करता है। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियन एंड सीज। अब जो यूरोप था वो 3 साइड्स वाटर बॉडी से सराउंडेड था, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑल साइड वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसी वजह से इसको बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, ओके। इसके बाद आता है अंटार्कटिका, सेवंथ क्या है अंटार्कटिका लास्ट, ये साउदर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीटली लाई करता है,
ये परमानेंट होता है आइस से कवर, क्योंकि आपको पता है कि ये साउदर्न पोल के आसपास का पूरा एरिया है और ये यहाँ पे कभी यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल नहीं पड़ती, कंप्लीटली आइस से कवर्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई लिविंग सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स होते हैं। हमारे इंडिया का 2 रिसर्च सेंटर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद ये हो गए लैंड पे कॉन्टिनेंट, लिथोस्फीयर में लैंड से रिलेटेड, तो लैंड से क्या होता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में सबसे बड़ा क्या होता है ओशियन, ओशियन सबसे बड़ा होता है वाटर बॉडी। 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से, एक वेव्स बनती हैं, एक टाइड्स बनती हैं, एक ओशियन करंट्स बनती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ओशियन में वाटर, ओशियन वाटर के मूवमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, द वेव्स, द टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। ओके, अब एक एक ओशियन का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेंशन है उसको हम लर्न करेंगे। पहला क्या है, पैसिफिक ओशियन, ये लार्जेस्ट ओशियन है। यहाँ पे मरीना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो लाई करती है, ठीक है। ये आता है कि मरीना ट्रेंच कहाँ लाई करेगी, पैसिफिक ओशियन में। इसका जो शेप है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो पूछा जा सकता है सर्कुलर इन शेप। उसके बाद है अटलांटिक ओशियन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, एस शेप है इसका, बिजिएस्ट ओशियन है, ऐसा कहा जाता है कि नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स के लिए बहुत ही सूटेबल ओशियन है, तो ये बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिजिएस्ट ओशियन किसे कहते हैं, अटलांटिक ओशियन को, ओके। उसके बाद आता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया के नीचे है, ठीक है। शेप इन ट्रायंगुलर, ओनली ओशियन इन द नेम ऑफ कंट्री, ये एक इकलौता ओशियन है जो किसी कंट्री के, मतलब किसी के, हमारी ही कंट्री के नाम पे है, इंडियन ओशियन इकलौता ओशियन है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आता है साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन क्या है, अंटार्कटिका टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये साउदर्न ओशियन कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड करता है, अंटार्कटिका जो नीचे है हमारा पोर्शन, नीचे का पोर्शन एकदम, मतलब उधर साउथ पोल से 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ का लगभग किसके आसपास, जो आर्कटिक सर्किल पढ़ा था हम लोगों ने, फिर अंटार्कटिक सर्किल पढ़ा था, तो अंटार्कटिक सर्किल के आसपास तक, ठीक है, ये साउदर्न ओशियन है। उसके बाद आता है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन क्या है, विद इन द आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्किल के आसपास है, ये आर्कटिक सर्किल के, यहाँ पे जो ऊपर आर्कटिक सर्किल है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से जो है, ये पूरा वहाँ से लेकर पूरा साउथ नॉर्थ पोल तक पूरा फैला हुआ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन एक बेरिंग स्ट्रेट से जो है सेपरेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन किससे सेपरेटेड है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आता है क्या, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन जो हम लोग सब लोग जानते हैं, 21% ऑक्सीजन, बचा 1% में CO2 है, ऑर्गन है एंड अदर गैसेज है, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें ये जो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी है वो सी लेवल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद डेंसिटी डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, जैसे ही हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं, धीरे 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 जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं सी लेवल से, हमारा जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है किससे, इन्हें गैसेस से है, तो अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये गैसेस की क्वांटिटीज क्या होंगी, उसमें डिक्रीज होंगी, डेंसिटी भी तो डिक्रीज होगी। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और डेंसिटी एटमॉस्फेयर का डिक्रीज होना शुरू होती है, तो हमारा मतलब कि ऑक्सीजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होना शुरू होता है। दैट्स वाई जो हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा आपको समझना है कि ऊपर जाने पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, सारी लेयर्स। तो ये आप ऐसा मत सोचें कि ये यहाँ पे इसमें गिवन था तो मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है, ऐसा नहीं है। आगे प्रॉपर एक चैप्टर है जो कम्प्लीटली एयर पे ही है, एटमॉस्फेयर पे है, वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है जहाँ वो डिटेल्ड है वहाँ पे उसको डिटेल करेंगे। आप इस सीरीज को बस फॉलो करते रहें, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी का छूटेगा नहीं। जैसी कि सीरीज कंप्लीट होगी आपको सारे के सारे क्लासेस के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, अर्थ के डोमेन में मैंने मेनली 3 डोमेन पढ़े, जिसमें से लिथोस्फीयर था, ठीक है।
लिथोस्फीयर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, 3 स्फीयर, और इन सारे का इंट्रैक्शन में एक स्फीयर मैंने और लिखा था बायोस्फीयर। तो मेजर डोमेन्स कितने हो गए? 4, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन कौन से डोमेन्स है अर्थ के, तो 4 डोमेन्स है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो अर्थ का है उसको हम और क्या कहते हैं? लैंड हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो अर्थ है इसका मेजर पोर्शन जो लैंड का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, बट वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऊपर जाने पे डेंसिटी डिक्रीज होती इंक्रीज होती, कवर हो गए सारे पॉइंट्स। जैसे कि उसमें एक पॉइंट ये भी था, ये क्वेश्चन बहुत आता है, उसमें भी था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है? तो मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, ओशियन के कौन कौन से मूवमेंट्स हैं? तो वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट्स। ठीक है, तो हमारा ये सारा इसमें कवर हो चुका है, तो इसी वजह से मैंने और सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे, दैट्स ऑलरेडी कवर्ड। चैप्टर 6 एनसीईआरटी का मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ है। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और ये स्पेशली क्या है? मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, आइए इसका हम रिवीजन करते हैं प्रॉपरली। पहला पॉइंट क्या है? विद इन अर्थ, अर्थ में कॉन्टिन्यूअस मोशन होता रहता है। ठीक है, एक इंटरनल मोशन होता है जो अर्थ के अंदर होता है, और एक एक्सटर्नल मोशन, एक्सटर्नल प्रोसेस होता है वो जो अर्थ के बाहर होता है। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस क्या होती है? अगर इंटरनल जो मोशन होता है उससे हमारी अर्थ कहीं उठ जाती है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, कहीं सिंक हो जाती है, कहीं हमारी अर्थ का सरफेस जो है डूब जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनल मोशन इंटरनल प्रोसेस से होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस जो अर्थ के ऊपर मोशन होता है उससे क्या होता है? कभी कभी इरोजन हो जाता है, जहाँ पे अर्थ वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस क्या होती है? घटने लगती है, अपघटन जिसको बोलते हैं इरोजन, या फिर डिपोजिशन ऑफ अर्थ, इकट्ठा भी तो होते हैं डिपोजिशन उसके, तो वहाँ पे अर्थ डिपॉजिट हो रही है, तो वहाँ पे अर्थ का सरफेस रीबिल्ड हो रहा है, पतली सरफेस से मोटी होने लगेगी। ठीक है, या तो इरोड होगी, पतली होगी, या तो मोटी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है लैंड फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन एलिवेशन एंड स्लोप्स। जैसे यहाँ पे ये एलिवेशन है मतलब अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट के जो लैंड फॉर्म्स है उसमें कौन कौन से आते हैं? माउंटेन्स, ये तो अपलिफ्ट होते हैं, उठे होते हैं, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सबसे पहला है माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ है, अर्थ में जो इंटरनल मोशन होता है उससे जो नेचुरल रूप से अर्थ का सरफेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, एलिवेट मतलब उठ जाता है, एक स्टीपन हाइट से उठ जाता है, तो वो होता है माउंटेन। माउंटेन 3 टाइप्स के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। इन सब का आगे और डिटेल है, यहाँ पे आप प्रॉपर कुछ माउंटेन्स लर्न कर लीजिए जो इस क्लास में है। ठीक है, जैसे कि फोल्ड माउंटेन है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। क्वेश्चन आता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल्स कौन कौन से? हिमालयाज एंड आल्स। ठीक है, हिमालयस माउंटेन एंड आल्स माउंटेन। उसके बाद ओल्ड माउंटेन्स में क्या क्या है? अरावली, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं अरावली हिल्स, जो कि हमारे इंडिया में ही है, सबको पता है, मध्य प्रदेश में अरावली हिल्स है। यूराल माउंटेन, अभी यूराल माउंटेन हमने पढ़ा था रशिया में है, ये क्या करता है? इसके पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो यूराल माउंटेन है ये हमारे एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अपलाचियंस, ये माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, ये सिर्फ आप एग्जांपल्स याद कर लीजिए इसकी, जैसे नेम वाइज आ सकता है, ये यूराल माउंटेन कौन टाइप का ऑफ माउंटेन्स है? तो फोल्ड माउंटेन्स है, यंग नहीं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय कौन से टाइप का माउंटेन है? तो यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स में राइन वैली, वॉसगेस माउंटेन्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों यूरोप में है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, बट ये दोनों के दोनों किस में है? यूरोप में है। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन के 2 एग्जांपल्स, माउंट किलिमंजारो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। माउंट फुजियामा, फुजियामा जो है ये जापान में है। ठीक है, इसमें इसको लर्न करना भी बहुत आसान है, दोनों माउंट है, किसी भी और माउंटेन्स में ऐसा नहीं लगा हुआ, दोनों वॉल्केनिक है। ठीक है, ये 3 तरह के माउंटेन्स हो गए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में मेंशन थे, तो उनको लर्न करना ज़रूरी है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स मेंशन है, जो माउंटेन्स है वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर्स है। देखो माउंटेन्स पे क्या होता है? ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स प्योर वाटर, ग्लेशियर जो होते हैं आइस होते हैं वो प्योर वाटर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि माउंटेन्स क्या है? स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें जैसे एनसीईआरटी में डू यू नो में लिखा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें लिखा था कि मौना किया, ये हवाई, ये पैसिफिक ओशियन में है,
माउंटेन, जो कि एक अंडर सी माउंटेन है, समुद्र के अंदर माउंटेन है ये, ठीक है, अंडर सी माउंटेन है, अंडर द ओशियन है। और इसकी हाइट आप देखिए 10,205 मीटर है, मतलब आप समझिए कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट तो 8,848 ही था, ये कितना है 10,200, उससे भी 2,000 मीटर ज़्यादा, 10,205 मीटर क्या है, मौना किया कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या है, एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स, वो एलिवेटेड नेचुरल एलिवेशन था, ये एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स, मतलब प्लेट्यूज की हाइट थोड़ी सी माउंटेन से कम होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनकी हाइट 100 मीटर से 1000 मीटर्स के रेंज में सारे प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यूज सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज है, क्यों, क्योंकि ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में पास साउथ का जो पोर्शन है वहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू होता है, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसी के रेंज जो है 4000 से 6000 है, अदरवाइज सारे प्लेट्यूज बहुत ही छोटे रेंज के होते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेट्यू ये थाउजेंड्स के रेंज में गया है, ठीक है। दे आर रिच इन मिनरल्स, ये प्लेट्यूज जो होते हैं, जैसे माउंटेन्स जो होते थे वो प्योर वाटर का एक स्टोर हाउस होते हैं, वैसे प्लेट्यूज जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, मेनली मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अफ्रीकन प्लेट्यू में क्या होता है, गोल्ड होता है, सबको पता है अफ्रीका में गोल्ड होते हैं, तो अफ्रीकन प्लेट्यू में ही गोल्ड और डायमंड दोनों पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। हमारे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन, कोल, मैग्नीज पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन भी, कोल भी, मैग्नीज भी, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक हुंड्रू फॉल है, ये सुवर्ण रेखा रिवर पर पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि हुंड्रू फॉल्स कौन सी रिवर पे, सुवर्ण रेखा रिवर पे, कौन सी प्लेट्यू में है ये रिवर, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। एक फॉल और है इस प्लेट्यू में, जॉग फॉल, और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। ये मेंशन्ड है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है प्लेन्स। प्लेन्स जो होते हैं सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर की हाइट पे होते हैं, ठीक है, सी लेवल से एकदम प्लेन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जो मैक्सिमम प्लेन्स होते हैं, जैसे ये प्लेट्यूज का हमने पढ़ा है कि ये फ्लैट लैंड्स उड़ जाती है, तो हमने माउंटेन्स का पढ़ा है कि नेचुरली एलिवेट कर जाती है लैंड वहाँ पे, तो वो होता है। प्लेन्स क्या होते हैं, ये रिवर से फॉर्म्ड होते हैं, एकदम प्लेन होता है, और ये रिवर है उनके ट्रिब्यूटरीज से, ये बहुत फर्टाइल होते हैं, जो जैसे यूपी का प्लेस है, जैसे नॉर्दर्न प्लेस है, सारी प्लेन एरिया में ही आता है, वेरी फर्टाइल, थिक पॉपुलेटेड। अब अगर फर्टाइल है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा है, जहाँ पे सेटलमेंट के लिए सारी सुविधाएं, नेचुरल हैबिटेट ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इन इंडिया इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जैसे यूपी बिहार सब इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ही आते हैं, ठीक है, उत्तराखंड वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ये इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स होता है, ब्रह्मपुत्रा से भी प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा रिवर प्लेन बनाती है, ठीक है। इसमें है यांगजे रिवर, ये चाइना में प्लेन क्रिएट करती है, ठीक है, यांगजे रिवर है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यांगजे रिवर जो होती है लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है, इसीलिए यांगजे रिवर मेंशन्ड है। इसकी लेंथ कितनी है, 6380 किलोमीटर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, नॉट इंडिया, नॉट होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल रिवर, ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो इधर कवर नहीं हुए होंगे, बस मैंने वही मेंशन किया, जैसे कि मेजर लैंडफॉर्म्स है, मेजर लैंडफॉर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा अभी, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ठीक है। रिवर प्लेन, जो रिवर प्लेन एरियाज है वो पॉपुलेशन वहाँ की क्या होती है, डेंस होती है, क्यों डेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट के लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, फर्टाइल लैंड होती है, एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप्स होती हैं, तो प्रॉपर इंडिपेंडेंटली लोग अपने लिवलीहुड को चला पाते हैं, ठीक है। माउंटेन्स में क्या होता है कि माउंटेन्स में जो कंडीशंस होती है बहुत हार्श होती है, एक तो यहाँ पे क्रॉप जल्दी ग्रो नहीं करती, कुछ क्रॉप्स ग्रो करती हैं, दूसरा यहाँ का टेम्परेचर हार्श होता है, इसलिए माउंटेन की पॉपुलेशन क्या होती है, रेयर होती है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर आपने पढ़ा भी, यांगजे एशिया चाइना में है, ठीक है। ये क्लास 6 का चैप्टर 6 है, रिवीजन हो गया। चैप्टर 7 आवर कंट्री। इस लेक्चर को हम लोग इन मैप के थ्रू पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि इस लेक्चर में कंट्री का पॉलिटिकल स्पैन दिखाया गया है, जो कि मैप से सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, इसी वजह से इसमें हम मैक्सिमम चीज़ मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कंट्री का स्पैन देखेंगे। कंट्री कश्मीर टू कन्याकुमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जैसे कि आपको पता है कि अब एनसीईआरटी का जो न्यू मैप है
उसमें उसमें लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया है, ये अलग यूटी है, और कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है। तो अब ये जो पोर्शन है ये कश्मीर नहीं, अब क्या है, लद्दाख है। ठीक है। लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न पॉइंट है हमारा इंडिया का वो है इंदिराकूल। इंदिराकूल डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इंदिराकूल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है। ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप देखना चाहेंगे तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट सिर्फ लैंड एरिया का अगर देखेंगे तो कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। अगर इसका लैटिट्यूडनल स्पैन देखेंगे तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ से लैटिट्यूड गुजरता है, और यहाँ से कितना गुजरता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इतना स्पैन है हमारे इंडिया के, ये जो रेंज है यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक की। अच्छा, इसका इधर रेंज क्या है, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट है कच्छ, यहाँ गुजरात में है कच्छ। ठीक है, उसके बाद सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश, इधर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्पैन क्या है, कच्छ का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आ सकता है कि ये जो है कितने डिग्री का इंडिया का ईस्टर्न स्पैन क्या है, इंडिया का नॉर्दर्न स्पैन क्या है। अच्छा, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है तो इसलिए इसका जो दोनों लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट में है, और नॉर्दर्न कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो इसी वजह से इसके जो दोनों लैटिट्यूड्स हैं वो किस में है, नॉर्थ में है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको पता है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया था कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो टाइम डिसाइड करता है, और लॉन्गिट्यूड का यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप। अब लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है टाइम का डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आएगा, लॉन्गिट्यूड का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 29 डिग्री का डिफरेंस है तो पर डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होता है। इसका मतलब 29 डिग्री पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आवर्स का डिफरेंस क्रिएट होता है कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अच्छा, इसको बैलेंस कैसे करना है, अगर इसको कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। वो टाइम जोन इस तरह लिया गया है कि इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच से वो लॉन्गिट्यूड पास करे। वो क्या है, IST हमारे इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट सबको पता है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करती है, नियरली मिड लॉन्गिट्यूड ऑफ स्पैन। अच्छा, एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी में थोड़ा सा डाटा स्लो मेंशन होता है, आगे ये सारे डाटा की कहाँ से गुजरती है कहाँ से नहीं, इसका सेपरेटली सब कुछ मेंशन है। तो आप ये मत सोचें कि इसमें से कुछ कम रह गया, कुछ छूट जाएगा। जो 6th क्लास के बाद जो 7th क्लास की सीरीज आएगी उसमें और डिटेल में और बेहतर तरीके से रहेगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जितना भी आपका जीके में ज्योग्राफी का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ लीव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़। 7 कंट्रीज इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। नेबर कंट्रीज टोटल इंडिया की 9 है, लेकिन 7 जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। आइए इसको मैप में देखते हैं। अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान ही है, अफगानिस्तान देखिए थोड़ा सा इसका लैंड एरिया जो है लद्दाख से टच होता है। तो पाकिस्तान हुआ, दूसरा अफगानिस्तान हुआ, तीसरा चाइना हुआ, चौथा नेपाल हुआ, फिर यहाँ पे ये भूटान है पांचवा, छठवां क्या है, बांग्लादेश है, सातवां क्या है, म्यांमार है। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की लैंड बाउंड्री से शेयर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती, बट वो इंडिया की नेबर कंट्रीज़ है। वो कौन है, श्रीलंका, सबको पता है श्रीलंका यहाँ पे है। मालदीव्स है, मालदीव्स देखिए यहाँ पे जो पॉइंट में दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे, तो मालदीव्स है। ठीक है, तो इंडिया में टोटल इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है, जिसमें से 7 लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं और 2 आइलैंड कंट्रीज हैं इंडिया के। ठीक है, टोटल कितने नेबर कंट्रीज हो गई इंडिया की, टोटल इंडिया की हो गई 9 कंट्रीज। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिजिकल डिवीज़न। इसके बाद क्या है, फिजिकल डिवीज़न। इंडिया के फिजिकल डिवीज़न में डाइवर्सिटी बहुत है, इसी वजह से यहाँ पे पूरे 5 डिवीजन्स हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले, अब आपसे शुरू करते हैं, सबसे पहला आता है हिमालय। जो हिमालय है ये नॉर्थ में है, सबको पता है कि हिमालय नॉर्थ में। हिमालय जो है इसका मतलब ही होता है हिम प्लस आलय, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, हिम मतलब बर्फ से ही ढका हुआ है ये। ठीक है, हिमालय बर्फ से बना हुआ। डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, 3 रेंजेस में ये डिवाइडेड हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय।
ये यहाँ पे अगर आप मैप में देखें तो ये ग्रेट हिमालय का पूरा पोर्शन है, यहाँ तक आता है। फिर इसके नीचे जो आता है वो मिडिल हिमालय, देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालय का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये GRE ग्रेट दिख रहा है। फिर इसके नीचे ही जो है ये यहाँ पे ये जो ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री भी बोलते हैं। इसके नीचे ही मिडिल हिमालय है और सबसे नीचे कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज, ठीक है। मिडिल हिमालय को हिमांचल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 3 डिविजन्स हो गए हिमालय के। दूसरा क्या है, अगर हम वेस्ट में देखेंगे, नॉर्थ में हो गया, अब वेस्ट में अगर देखेंगे, वेस्ट में सबको पता है कि वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है डेजर्ट। तो वेस्ट में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्ट में तो राजस्थान है और डेजर्ट का पोर्शन राजस्थान में भी ये थोड़ा थोड़ा सा ग्रेट इंडिया डेजर्ट, ये देखिए पूरा पूरा राजस्थान में लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ राजस्थान बागर, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन साउथ, साउथ में क्या है, साउथ हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप देखिए रे, पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि जो पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप पोर्शन देखेंगे तो ये साउथ का पोर्शन यहाँ से आता है पूरा, ये पूरा साउथ का पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद इसी में ही अरावली हिल्स आती हैं, ये देखिए अरावली हिल्स यहाँ पे MP में है। अरावली हिल्स में 2 बहुत फेमस रेंज है, विंध्या सतपुड़ा। ये क्यों फेमस है, एक तो बहुत ओल्डेस्ट रेंज है ये, दूसरा यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकल रही है यहाँ से नर्मदा, अगर आपको दिख रही होगी तो नर्मदा रेंज यहाँ से निकलती है, ये देखिए नर्मदा निकल रही है। और दूसरी रेंज यहाँ से, दूसरी रिवर यहाँ से निकलती है तापी, ठीक है। तो इसी अरावली सतपुड़ा रेंज से 2 रिवर निकलती हैं, ये अरावली हिल्स के 2 रेंज से, विंध्य सतपुड़ा से नर्मदा और तापी, ठीक है। तो यहाँ के क्लाइमेट कैसा है, अगर ये इधर पोर्शन हिमालयाज का डिवाइडेड है, इधर सारे पोर्शन पेनिनसुलर के डिवाइडेड हैं, 2 पोर्शन हो गया। उसके बाद आता है ये बीच का जो ये एरिया है, ये इसके नीचे शिवालिक के नीचे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जिसमें आते हैं लेवल एंड फ्लैट एलुवियल सॉइल डिपॉजिट लैंड्स, जो प्लेन एरिया है जहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड है, ये रिवर से क्रिएटेड है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा जो क्रिएट करती है वो वाले प्लेन्स, तो ये सारे क्या है, प्लेन्स हैं जो रिवर से क्रिएटेड है। यहाँ जो है, जो ये पोर्शंस है ये सारे, यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं, ये सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा एरिया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यूपी का पोर्शन, बिहार का पोर्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब किस में है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन में है, ठीक है। कितने हो गए, हिमालय हो गया, वेस्टर्न हो गया, साउथ का पोर्शन हो गया, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन हो गया। उसके बाद एक साउथ में यहाँ का जो बीच का पोर्शन है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज है वहाँ से, और जो ये एकदम घाट्स हैं ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसीलिए साउथ में एक पार्ट और है, वो क्या है, घाट्स का, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। घाट्स का मतलब क्या होता है कि सबसे किनारे ये जो बाउंड्रीज लगी हैं, कोस्टल लाइंस लगी हैं, इनके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा प्लेट्यूज जैसे एरियाज है, वेस्टर्न घाट्स हैं। इनको सह्याद्री घाट्स भी बोलते हैं, सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस है, मतलब ये ब्रोकन नहीं है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है, इधर जो पोर्शन है, इधर की कोस्टल लाइन के ऊपर जो घाट्स हैं, ये जो है ये ब्रेक्ड है, ये ब्रोकन है और अनइवन है। और उसके बाद ये बहुत ही रिच होते हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, इसलिए बहुत फेमस है ये। अब इन घाट्स के थ्रू भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2 रिवर्स निकलती हैं, ये देखिए निकल रही है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। पहली बात तो इधर आती है गोदावरी, इसके ऊपर आती है महानदी, इसके नीचे है कृष्णा, इसके नीचे है कावेरी। अब जैसे कि ये रिवर्स आपको क्यों बताई जा रही है, क्योंकि जो ये रिवर्स इधर जाती हैं अरेबियन सी की तरफ, जो फ्लो करती हैं अरेबियन सी की तरफ, ये एस्चुरीज बनाती हैं, और जो फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। इसमें से सबसे फेमस डेल्टा जो बनता है वो सुंदरबन डेल्टा बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसका कुछ पोर्शन वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में पोर्शन में, तो सुंदरबन डेल्टा, ये देखिए सुंदरबन डेल्टा यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है। इसका थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार भी इंडिया का पोर्शन है और लक्षद्वीप भी इंडिया का पोर्शन है। अब ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों सी में हैं, आइलैंड्स हैं ये दोनों। तो इन दोनों का जो क्लाइमेट है वो ये पूरे इंडिया के क्लाइमेट से डिफरेंट होगा, तो इसके लिए अलग से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड।
ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं? कोरल्स एक मैरीन एनिमल्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये जो जब ये डेथ हो जाती है, जब ये डेड हो जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है वो ऐसे जम जाता है। कोरल्स एक दूसरे की इनके ऐसे डेथ होते होते इनकी जो स्केलेटन है एक दूसरे स्केलेटन पे ऐसे 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 डेथ ऐसे ऐसे कवर होती चली जाती है। ये बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन, बहुत थिक पोर्शन क्रिएट हो जाता है और ये आइलैंड्स में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इन्हीं कोरल से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप आइलैंड कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये देखिए बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, कितने तरह के डिविजन्स हो गए? टोटल 5 टाइप के डिविजन्स हो गए। सबसे पहले हिमालय का डिविजन्स, उसके बाद नीचे ये इंडियन का नॉर्दर्न प्लेन डिविजन्स 2 डिवीजन हो गया। फिर इधर साउथ का डिविजन्स 3 डिवीजन हो गए। उसके बाद ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का डिवीजन 4। इधर ये 5वां डिवीजन जो हमारा है ये आइलैंड्स का हो गया। ठीक है, 5 डिविजन्स हो गए। ओके, अच्छा जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेवल करती है। जो हिमालय की जो ग्रेट हिमालय रेंज है, ये शिवालिक रेंज है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा क्लाइमेट ये सेम जैसा है। आखिरकार पहाड़ी इधर भी तो है, इधर भी है पहाड़ियाँ हैं, तो इसी वजह से कवर हो गया है अगर आपको डाउट हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इस चैप्टर के। इसमें क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले है मेजर फिजिकल डिविजन्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 डिविजन्स है, हिमालयाज, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर इंडिया एंड आइलैंड्स। ठीक है, 5 डिविजन्स हो गए। उसके बाद क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेस्टर्न घाट को बनाएगी। ये हेरिटेज साइट उसको बनाई जाती है मैक्सिमम जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसे कुछ वनरेबल वहाँ पे स्पीसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ जहाँ पर हैं, और ऐसी स्पीसीज़ हैं जो थोड़ा डेंजर में है, उनको सेव करना है फॉर फ्यूचर एंड ऐसे ऐसे जो प्लेसेस होते हैं बहुत वनरेबल होते हैं, रिच इन स्पीसीज़ होते हैं, तो इनको यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे देती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, पाक स्टेट। पाक स्टेट क्या है? ये जो श्रीलंका है और जो इंडिया है, ये देखिए ये एक पाक स्टेट से डिफ्रेंशिएटेड है। ये देखिए पाक स्टेट, और ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे इंडिया के तमिलनाडु के मन्नार डिस्ट्रिक्ट से लेकर छोटा छोटा जो ये पोर्शन दे रहा है एकदम छोटा 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 यही पोर्शन है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका तक है। ठीक है, तो पाक स्टेट किसे किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका। अगर और डिटेल में जानना है तो मन्नार स्टेट इन तमिलनाडु टू नॉर्दर्न प्रोविंस इन श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया। ये वही क्वेश्चन आंसर हैं जो पीछे कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ थ्रू इंडिया इज। अच्छा, एक लैटिट्यूड है जो ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच से जाती है, वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम बीचों बीच से जाती है इंडिया के ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत सारी स्टेज को टच करती है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं पता होगा अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसका रिवीजन आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में है, तो एक ही जगह पे सब जानने का एनसीईआरटी रिवीजन में कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए, बारी बारी से आप देखेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर 7 का रिवीजन खत्म हो, इसके बाद हम चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है, लास्ट लेक्चर है ये ज्योग्राफी का, चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। वेदर। वेदर क्या है? डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम पिछले लेक्चर्स में अच्छे से कवर किए, क्या होता है कैसा होता है। एटमॉस्फेयर में जब डे टू डे चेंजेस होते हैं वो वेदर होते हैं, और वेदर का जब माइल्ड चेंज चलता रहता है थोड़े दिन तक तो उसमें डिफरेंसेस कम होते हैं। जैसे 1 महीने बारिश का वेदर है तो आज नहीं तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो 1 महीने तक वैसा ही वेदर ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, तो वो एक सीज़न क्रिएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सीज़न। ऐसे ही हमारे यहाँ इंडिया में 4 मेन सीजन्स हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर, ये किस में होता है सबको पता है, दिसंबर टू फेब। टेम्परेचर क्वाइट लो होता है नॉर्दर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया में भी टेम्परेचर का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साउदर्न इंडिया में इतना हार्श चेंजेस नहीं होते क्लाइमेट्स सीजन्स के जितने नॉर्थ में होते हैं, तो इसलिए नॉर्थ की बात ज़्यादा की जाती है सीजन्स में। हॉट वेदर सीजन ये समर सीजन, ये मार्च टू मई होता है। यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है और हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं जिसको लू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये रेनी सीजन है, ये जून टू सितंबर होता है। ये ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। अच्छा, ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून कि मानसून आ रहा है इस सीजन में। ठीक है,
इसके बाद विंड ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यों आता है सीजन, क्योंकि जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है वहाँ से हवाएं आती हैं लैंड की तरफ, और वो जो हवाएं आती हैं सी से आती हैं तो उनमें क्या होता है, मॉइस्चर। जब यहाँ पे आती हैं नॉर्दर्न एरिया में, लैंड एरिया में आती हैं, तो वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनसे स्ट्राइक करती हैं तो होती है रेनफॉल, ठीक है। और इसीलिए इन विंड्स को बोलते हैं मानसून विंड्स, क्योंकि इन विंड्स से क्या होती है, रेन होती है, ठीक है। इसके बाद आता है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, मतलब अब मानसून जा रहा है, ऑटोमन सीजन। ये बारिश का सीजन नहीं है, पतझड़ का, ऑटोमन सीजन, ये अक्टूबर टू नवंबर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विंड मूव्स बैक फ्रॉम मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आती हैं बे ऑफ बंगाल से विंड्स, और यहाँ पे मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल जाती हैं विंड्स। तो इसमें क्या होता है, साउदर्न पार्ट जब विंड्स जाती हैं बे ऑफ बंगाल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में जो साउदर्न पार्ट में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनसे टकरा जाती हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेनफॉल। तो इस सीज़न में अक्टूबर नवंबर में हमारे नॉर्थ में रेनफॉल देखने को कम मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलती है, तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में। सॉरी मैं हमारे बोल देती हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ। ऑलमोस्ट आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अक्टूबर नवंबर में बारिश कभी कभार हो गई, अदरवाइज अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ में बारिश नहीं होती है। यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। क्लाइमेट्स क्या होते हैं, क्लाइमेट्स वो होते हैं जो अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ प्लेस, एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। क्लाइमेट जो होते हैं वो प्लेस, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ से अफेक्टेड होते हैं, चेंज होते हैं। और क्लाइमेट जो होते हैं वो वेदर की तरह डे टू डे नहीं चेंज होते हैं, क्लाइमेट फिक्स्ड होते हैं, कई सौ वर्षों के लिए फिक्स्ड होते हैं। एक यहाँ पे है मौसिनराम, मेघालय का एक प्लेस है जो हमारे यहाँ हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ऑलमोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलमोस्ट सबको ये तैयार होगा। इसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन। अभी 3 पॉइंट्स थे हम लोगों ने देखे थे ना, कौन कौन से पॉइंट्स थे यहाँ पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या था, क्लाइमेट था, वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, अब वेजिटेशन, फिर वाइल्ड लाइफ। तो आइए देखते हैं, ये है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशंस हैं, कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं, कैसे कैसे वेजिटेशंस, कैसे कैसे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं इंडिया में। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इंडिया में कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये डेसिडुअस है, आई एम सो सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे इंडिया में एक ही तरह का वेजिटेशन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ बहुत बारिश होती है, कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ बहुत कम होती है, कुछ ऐसी हैं जहाँ नॉर्मल बारिश होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ बारिश होती ही नहीं है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से यहाँ फॉरेस्ट है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल अभी हमने देखा मेघालय, मतलब हैवी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो होते हैं वो रिसीव करेंगे। दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स, ये अपने लीव्स को डिफरेंट इनके जो पत्ती हैं वो डिफरेंट टाइम पे झड़ती हैं, ऐसा नहीं कि सारी पत्ती एक ही साथ झड़ गई। इसी वजह से ये ऑलमोस्ट हरे भरे रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्री कौन कौन से, महोगनी, एबॉनी एंड रोजवुड, ये ट्रीज है यहाँ पे जो मेनली पाए जाते हैं। अच्छा, ये फॉरेस्ट पाया कहाँ कहाँ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में बहुत रेनफॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रीज़ पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ ट्रीज़ पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये जो है मॉनसून फॉरेस्ट है। अच्छा, मॉनसून फॉरेस्ट है तो वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे मॉनसून वाली रेन होती है। ये लेस डेंस होते हैं, बहुत डेंस नहीं होते हैं। नॉर्थ इंडिया में खासकर प्लेन इंडिया में एक मौसम आता है ऑटमन, पतझड़ का, एक साथ ही हर पेड़ की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है पत्तियां झड़ने का, तो इसीलिए वो मॉनसून फॉरेस्ट वहीं होते हैं। तो देखिए आगे दिखेगा आपको, ट्रीज जो होते हैं साल है, टीक है, पीपल है, नीम है, शीशम है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ सब जितने भी लोग उनको पता होगा कि पतझड़ का एक ऑटोमन का सीजन आता है अक्टूबर नवंबर में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने सीज़न पढ़ा, तो सीजन्स में हम लोगों ने पढ़ा कि अक्टूबर नवंबर में आता है ऑटोमन, तो ऑटोमन में क्या होती है, पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस आते हैं, ये ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं कटीली, ऐसे थॉर्नी मतलब। लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, स्पाइंस मतलब ऐसे नुकीली नुकीली इनकी पत्तियाँ होती हैं। कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर, ये सारे जो पेड़ हैं ये कहाँ पाए जाते हैं,
ड्राई एरियाज में, ड्राई एरियाज हमारे इंडिया का कौन कौन सा? राजस्थान है मैक्सिमम ड्राई एरिया, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी यही है, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, गुजरात। देखिए मैक्सिमम थॉर्नी बुशेस यहाँ पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ड्राई ये भी है, लेकिन कुछ पंजाब का पोर्शन भी ड्राई है, कुछ हरियाणा का पोर्शन भी ड्राई है, और कुछ गुजरात का और वेस्टर्न घाट का भी है। तो जहाँ जहाँ पे ड्राई होता है तो कुछ थॉर्नी बुशेस यहाँ पे भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है माउंटेन वेजिटेशन। अब माउंटेन है, माउंटेन में तो आपको पता है कि माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है बहुत हार्श होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट नहीं होते कि कोई जंगल हो, वहाँ पे तो हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर पौधे ही वहाँ पे पेड़ होते हैं जो पाए जाते हैं। कितनी हाइट पे? 1500 से 2500 मीटर की हाइट पे तो ये होते हैं, कॉनिकल इन शेप, ठीक है। कॉनिकल शेप के होते हैं। कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ पे? चीड़, पाइन, देवदार। अगर उस पत्तियों पे बर्फ गिरते हैं ना तो ऐसे ऐसे पत्तियां होती हैं कि बर्फ गिरते तो रुकती नहीं है, बर्फ पत्तियों के नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो कॉनिकल शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉनिकल शेप में। इसी वजह से ऐसी होती है कि जैसे बर्फ गिरे तो फिर नीचे गिर जाए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कौन से फॉरेस्ट है? ये सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं। सैलाइन वाटर में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उसमें से सबसे फेमस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, जो सबसे फेमस फॉरेस्ट है जहाँ पे, वो है सुंदरवन। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंडिया में बहुत जगह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है हम उनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है गिर फॉरेस्ट, गुजरात। गिर फॉरेस्ट जो है ये गुजरात में पाए जाते हैं, और गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट ऑफ आसाम। फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम में एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स कहाँ पाए जाते हैं? आसाम के जंगलों में, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आसाम। उसके बाद है ग्रेट इंडिया डेजर्ट। सबको पता है ग्रेट इंडिया डेजर्ट्स में क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं, ऊँट्स होते हैं। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ में क्या होते हैं? वाइल्ड एशेस होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद है हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में वाइल्ड गोट, स्नो लिपर्ड एंड बियर्स पाए जाते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि वाइल्ड गोट कौन से रीजन में होता है? हिमालय रीजन में, ठीक है। कोबरा एंड क्रेट्स इंडियन स्पीसीज स्नेक की हैं, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर, विच ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में रेनफॉल कौन लाता है? वही उसी विंड से आती है ना, जो विंड अरेबियन बंगाल से आती है। उस विंड को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, उस विंड को बोलते हैं मॉनसून विंड। तो इंडिया में रेनफॉल कैसे आता है? मॉनसून विंड से। डिफरेंट सीजन्स, इंडिया में कौन कौन से सीजन है? इंडिया में 4 सीजन है, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटमन सीजन एंड रेनी सीजन, ठीक है। रोजवुड ट्रीज, रोजवुड ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपको याद होगा तो देखिए ये रोजवुड ट्रीज, आप पहले गेस करें, नहीं याद आ रहा तो आप ये देखिए रोजवुड ट्रीज कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट कहाँ होगा? मॉनसून फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? प्लेन इंडिया में मेनली होते हैं। और इनको और क्या बोलते हैं? डिसिडुअस फॉरेस्ट। एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। क्विक रिवीजन सीरीज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है क्लास 6 के सारे। इसके बाद हम क्लास 7 क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें सीरीज को फॉलो करने के लिए। और उसके बाद मिलते हैं अगले सीरीज में क्लास 7 की एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।